नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पाठ 15 आखिर कितनी ज़मीन का अध्ययन कराने जा रहे हैं। आखिर कितनी ज़मीन जो आपका ये लेसन है बच्चों, ये लियो टोल्स्टॉय की कहानी पर आधारित है। यह कहानी महत्वपूर्ण संदेश देती है। क्या संदेश देती है? कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी तरह का लालच हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में जो भी धन दौलत एकत्र करता है, इकट्ठी करता है, वह सब यहीं इसी दुनिया में रह जाती है और वह खाली हाथ ही यहाँ से चला जाता है। बच्चों, जब हम इस दुनिया में आते हैं, संसार में आते हैं, तो हम ना तो कुछ लेकर ही आते हैं और ना ही कुछ लेकर जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपकी जो ये कहानी है, इसमें दो बहनें हैं, जो जिसका विवाह एक सौदागर के साथ होता है तथा दूसरी का एक किसान के साथ विवाह होता है। इन्हीं दोनों बहनों की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है कि कैसे सौदागर के साथ जिसका विवाह हुआ होता है, वो अपनी छोटी बहन को ताना मारती है कि वो एक शानदार जीवन व्यतीत कर रही है और वो किसान के घर में होने के कारण सादा जीवन व्यतीत कर रही है। उन दोनों बहनों की बातें छोटी बहन का जो पति होता है दीना, वो सुन लेता है और फिर उसके मन में अपनी ज़मीन को बढ़ाने का और ज़्यादा से ज़्यादा उसको करने का लालच बढ़ता चला जाता है। उसी पर यह कहानी आधारित है बच्चों। तो चलिए हम अब इसका अध्ययन शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ तथा छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर गई। दोनों आपस में बातें कर रही थी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुख में है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर में हमारा समय बीतता है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, या उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम लोग केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाएगा। जीजी, हम लोग तो सीधा सादा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। कैसे कहती हैं कि हम लोग सादा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी तरह की कोई भी बनावटी जीवन दिखाना या उसका दिखावा करने का हम सोचते भी नहीं हैं, हम तो सादा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन आप जो ये सजी धजी रहती हैं, एक दिन यह सब हवा हो जाएगा। इस तरह अपनी बहन को समझाती है। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? पेट तो जानवर भी भर लेता है। छोटी बहन का पति दीना उन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो सही है। बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हमारे पास भी ज़मीन होती तो अच्छा रहता। तभी किसी ज़मींदार की ज़मीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वह उस ज़मीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूलाने समाता। अब दीना काफ़ी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी क्या होते हैं बेटा? पालतू जानवर उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चर लेते थे। काफ़ी दिन तक दीना इन बातों को सहन करता रहा, पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों पर जुर्माना हो गया। अब तो पड़ोसी भी इससे ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल रही थी। जो भी वहां सतलुज पार जा रहा था, उसको क्या हो रहा था? 20 एकड़ जमीन मुफ्त में, यानी फ्री में मिल रही थी। यह खबर जब दीना के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहाँ ज़मीन ले लूँ तो ठीक रहेगा। उसने एक परदेसी किसान से उस ज़मीन के बारे में पता लगाया तो पता चला कि ज़मीन बहुत उपजाऊ जिस पर फसल बहुत अच्छी उगती है। अब दीना ने मन ही मन वहाँ जाने का फैसला कर लिया। वह अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया।
वहाँ के गांव के पंचायत में शामिल होने के लिए उसे अर्जी दे दी। वहाँ के गांव के पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी दे दी। उसे ज़मीन मिल गई और अपने लिए भी और बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी। दीना अब पहले से बहुत अधिक खुश था क्योंकि अब उसके पास ज़मीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी यानी पालतू जानवर थे और उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी था। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। वह अपने घर परिवार और मवेशियों से संतुष्ट था। भाई अपने परिवार में खुश था, पालतू जानवर थे, दूध घी दही सबकी मौज बहार थी, बच्चे भी खुश थे। तो कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा। वह अपने घर परिवार और मवेशी से संतुष्ट था लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ने लगी। इच्छा मतलब उसके मन में लालच बढ़ने लगा, बढ़ता ही चला गया। लालच ऐसा होता है बेटा, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, मतलब ये जब बढ़ने लगता है तो फिर ये रुकता नहीं है, ये बढ़ता ही चला जाता है। अब उसे अपनी ज़मीन कम लगने लगी। एक दिन की बात है, एक सौदागर वहाँ आया। अपने घोड़े के चारे पानी के लिए थोड़ी देर वहाँ ठहरा। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी के पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक ज़मीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप न पाओ। यह सुनकर दीना ने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार, मिठाइयाँ भी खरीदी। 7 दिन का सफ़र तय करके वे दोनों उस स्थान पर पहुँचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था। वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी। सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, यानी ज़मीन भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी और वो खाली पड़ी हुई थी, अर्थात कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं करता था, कोई भी इसे प्रयोग में नहीं लाता था। कोल लोग उस ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी यानी जानवर पालते थे और शिकार करते थे। दीना को देखकर कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। तभी उत्सुकता से दीना की ओर देख रहे थे। सब लोग उत्सुकता से यानी आश्चर्यचकित होकर, उत्तेजित होकर दीना की ओर देख रहे थे। एक दुभाषी जो 2 भाषाओं का प्रयोग जानता था, दीना की तरफ से भी बोल सकता था और जो कोल लोग थे उनकी तरफ से भी बातें कर सकता था। यानी दीना को अगर कोई जवाब चाहिए था, उनकी बातें दीना की समझ में नहीं आती थी, तो वो उनकी भाषा का उसकी भाषा में बोल के बता सकता था और दीना की भाषा को उनको समझा सकता था। दुभाषी की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वह ज़मीन के लिए वहाँ आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। मेहमान नवाजी। कुछ देर बाद कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। दीना ने समझ लिया कि यह कोलों का सरदार है। उसने दुभाषी की ओर देखा। दुभाषी ने बताया कि यह कोलों का सरदार है। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट में दी। भेंट मतलब पुरस्कार, तोहफा। भेंट पाकर सरदार मन ही मन मुस्कुराया और बैठ गया। रात्रि में दीना के स्वागत की दावतें हुई। बातों ही बातों में दीना ने सरदार से अपने आने का प्रयोजन बताया। उसने सरदार से कहा, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन के कागज़ भी पक्के बन जाएं। सरदार ने कहा, इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि उनका मुंशी कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी करके कागज़ बना देगा। दीना ने सरदार से ज़मीन का दाम पूछा। सरदार ने बताया, हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, 1 दिन का 1000 रुपया। 1 दिन का 1000 रुपया? यह हिसाब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दीनानाथ ने बोला सरदार को, ये बताएं कि कितने रुपए में कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी। सरदार मुस्कुराकर बोला, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा ही हिसाब है। दिन भर में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी। कीमत केवल 1000 रुपया। यह सुनकर दीना मन ही मन बहुत खुश हो गया। सरदार फिर बोला, हमारी केवल एक शर्त है। कैसी शर्त? दीना ने हैरानी से पूछा।
जिस जगह से तुम चलोगे सूरज ढलने के पहले तुम्हें उस जगह पर वापस लौटना पड़ेगा। यदि तुम सूरज ढलने के पहले वापस नहीं आ सकोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं किए जाएंगे। दीना ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अगले दिन की कल्पनाओं में, उसे तो ज़मीन लेनी थी तो उसके मन में अलग अलग ख्याल, अलग अलग सपने आ रहे थे। उन्हीं कल्पनाओं में खो गया। वह सोचने लगा, दिन भर में 60 किलोमीटर ज़मीन तो बड़ी आसानी से चल लूँगा, क्योंकि आजकल तो दिन भी लंबे होते हैं। अच्छी किस्म की ज़मीन पर खेती करूँगा और घटिया ज़मीन बेच दूँगा। कुछ ज़मीन बटाई पर दे दूँगा, कुछ बैल खरीद लूँगा, 2-4 नौकर चाकर भी रखने पड़ेंगे। फिर क्या, देखते देखते मेरे दिन भी बदल जाएंगे। सुबह होते ही दीना जाग गया। उसने अपने साथी को जगाया। फिर वे दोनों कोल के पास पहुंच गए। दीना ने कोलो से कहा, सूरज निकल आया है, अब हमें चल देना चाहिए। कोलो ने दीना को चाय पीने के लिए कहा, लेकिन देर न हो जाए, इस ख्याल से दीना ने चाय पीने से इनकार कर दिया। दीना को तो ये डर था कि कहीं देर ना हो जाए, और वही चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन नाप लूँ, क्योंकि उसके मन में तो लालच था। तो इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। इतने में सरदार भी वहाँ आ गया। सब टेकड़ी मतलब ऊंची ज़मीन की ओर बढ़े। सरदार ने दूर दूर तक फैली ज़मीन की ओर इशारा करके कहा, जहाँ तक तुम्हारी नज़र पहुँच रही है वो सब हमारी ज़मीन है, इसमें से जितना चाहो ले लो। ज़मीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगी। सरदार ने सिर की टोपी उतारकर ज़मीन पर रख दी और कहा, यह निशान है, यहाँ से चलकर सूरज डूबने से पहले तुम्हें यहीं वापस आना होगा। दीना ने सिर हिलाया, रुपये सरदार की टोपी में रख दिए और स्वयं रोटी पानी और फावड़ा लेकर चलने को तैयार हो गया। उसने एक नज़र चारों ओर घुमाई, हर तरफ उसे अच्छी ज़मीन ही दिखाई पड़ रही थी। उसने पूर्व की ओर चलने का निश्चय किया। दीना ने लंबे लंबे कदम बढ़ाने आरंभ कर दिए। 1000 मीटर चलने पर उसने फावड़े से गड्ढा बनाया और ऊंची घास चीन दी। अब उसके बदन में फुर्ती आ गई, यानी वो तेज तेज चलने लगा। तेज चाल से चलते हुए उसने दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी, उसे भूख महसूस होने लगी। उसने सोचा, एक पहर बीत गया है, कुछ खाना पीना खा लेना चाहिए। लेकिन तभी मन में ख्याल आया, अभी तो 3 पहर बाकी हैं, इतनी अच्छी ज़मीन हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। लालच था उसके मन में, तो बढ़ता ही जा रहा था। अब उसने जूते भी उतार दिए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ा ठहरकर उसने पानी पिया और बाईं ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। वह बैठ गया। मन हो रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कहीं नींद ना आ जाए, इस वजह से लेट नहीं सका। उसे डर था कि कहीं नींद आ गई तो मेरा सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। उसने खाना खाया, पानी पिया तो थोड़ी राहत महसूस हुई। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। 2-3 किलोमीटर आगे गया होगा कि सूरज नीचे होता दिखाई पड़ने लगा। दीना ने वापस लौटने का निश्चय किया। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाकर लौटने लगा। उसे एक एक कदम भारी पड़ रहा था। टांगें जवाब दे रही थी। उसके पैर जगह जगह छिल गए थे। उसका मन आराम करने को हो रहा था, लेकिन यह संभव नहीं था। उसे किसी तरह सूरज ढलने से पहले पहुंचना था। वह पूरे दम से आगे बढ़ रहा था। उसने कमीज उतारकर फेंक दी। अगर सूरज ढलने से पहले वह नहीं पहुंचा तो उसकी सारी मेहनत पानी फिर जाएगा और सारी रकम जब्त हो जाएगी। यह विचार आते ही वह डर कर काँपने लगा। उसकी टांगें काँप रही थी, छाती धड़क रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज प्रति क्षण ढलता जा रहा था। वह हिम्मत जुटाकर भागने लगा। उसे लग रहा था बच्चों कि कहीं उसकी सारी मेहनत बेकार न हो जाए। उसे कोलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि जोर जोर से आवाज़ लगाकर बुला रहे थे। दीना सोच रहा था, अगर समय पर न पहुंचा तो लोग हंसेंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था। अब डूबा तब डूबा।
उसे ज़मीन पर रखी टोपी दिखाई पड़ने लगी। कोल और सरदार सभी उसे बुला रहे थे, तभी सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। ओह, सारी मेहनत बेकार हो गई। दीना के मुंह से चीख निकल गई। कोल अब भी उसे बुला रहे थे। दीना ने सोचा, कोल ऊंचाई पर खड़े हैं तो उन्हें सूरज अब तक दिखाई दे रहा होगा, बस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसने पूरी ताकत लगाई, लंबा कदम बढ़ाकर टोपी छू ली और मुंह के बल जा गिरा। वाह खूब रही, वाह खूब रही, सरदार चिल्लाया। वाह, तुमने कितनी जमीन ले ली? दीना का साथी दौड़कर आया। उसने दीना को उठाना चाहा, लेकिन दीना तो मर चुका था। देखा बच्चों, दीना तो मर चुका था। जैसे ही उसे लगा कि समय खत्म हो रहा है, ने पूरी ताकत लगाई, लंबे लंबे कदम बढ़ाए। टोपी तो उसने छू ली, लेकिन वो बिल्कुल धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा, यानी मुंह के बल गिर पड़ा, और वहीं पर उसके जो है प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। दीना का साथी दौड़कर आया तो उसने दीना को उठाना चाहा, लेकिन वो तो मर चुका था। कोल हंसने लगे। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया, उसके लिए कब्र खोदी। कुल 2 मीटर जगह काफ़ी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर कितनी जमीन? तो देखा बच्चों, लालच बुरी बला है। आपने पढ़ा कि कैसे अगर दीना के मन में लालच ना होता तो वो अच्छा खासा अपना काम कर ही रहा था, लेकिन दूसरों की बातों में आकर उसके मन में लालच जाग गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ उसी लालच के कारण। अगर वो लालच ना करता तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि लालच जो है वो बहुत बुरी बला होती है। कभी भी हमें किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ को लेकर हमें लालच नहीं करना चाहिए। और ये लेसन हमने आपको पढ़ाया बेटा, इसकी अच्छे से रीडिंग दोबारा से आप खुद भी करेंगे और इसको समझेंगे। बाकी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लासेस में कराएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।